नमस्कार। क्या होता है जब कोई अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढने निकलता है। आज हम एक ऐसी ही यात्रा को समझने वाले हैं। एक महिला की कहानी जो अपने गुरु के साथ खुद को खोजने निकली और उससे जो मिला वो एक अनमोल खजाना था। लेकिन इस कहानी में एक पेच है। क्या हो अगर रास्ता दिखाने वाला यानी गुरु खुद ही विवादों से घिरा हो? तब उस यात्रा के मायने क्या होते हैं? चलिए इस संस्मरण के जरिए इस जटिल सवाल की तह तक चलते हैं। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक फैसले से होती है। इस कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आता है, एक ऐसा फैसला जिसने लेखिका की जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है हीरा पायो गांठ गठी आयो। असल में ये मां प्रेम शून्यों की अंग्रेजी किताब माय डायमंड डेज विद ओशो का हिंदी अनुवाद है और यही संस्मरण हमारी आज की पड़ताल का आधार है। लेखिका बताती हैं कि ये सफर जनवरी 1990 में भारत आने के साथ शुरू हुआ। सोचिए, 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो ओशो के सबसे करीबी शिष्याओं में से एक बनने जा रही थीं। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक मोड़ था। अब आते हैं कहानी के उस केंद्र बिंदु पर जिसके बिना ये यात्रा अधूरी है। गुरु यानी ओशो, एक ऐसा नाम जो आध्यात्म के साथ साथ आप जानते ही हैं गहरे विवादों से भी हमेशा जुड़ा रहा। और किताब की भूमिका में इस बात को बिल्कुल भी छुपाया नहीं गया है। इसमें साफ लिखा है कि ओशो कोई पारंपरिक संत नहीं थे। उन्हें सेक्स गुरु जैसा विवादास्पद लेबल दिया गया और उनके विचारों की दुनिया भर में आलोचना हुई। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी माहौल में लेखिका की ये यात्रा आकार ले रही थी। तो ओशो की शिक्षा आखिर थी क्या? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी है जो वो अक्सर सुनाया करते थे। ये एक लकड़हारे और एक ऋषि की कहानी है जो इस पूरी आध्यात्मिक खोज का सार बता देती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ियां लाता था। एक दिन उसे एक ऋषि मिले और उन्होंने उससे बस इतना कहा, थोड़ा और आगे जाओ। लकड़हारे ने हिम्मत की और आगे बढ़ गया। पहले उसे तांबे की खान मिली, फिर चांदी की और फिर सोने की। वो तो खुशी से पागल हो गया, लेकिन ऋषि ने उसे वहीं नहीं रुकने दिया। उन्होंने फिर से वही कहा, और आगे जाओ। ऋषि ने फिर कहा, थोड़ा और आगे जाओ। और जब लकड़हारा और भी आगे गया तो उसे वो खजाना मिला जिसके आगे सोना भी कुछ नहीं था, हीरो की एक पूरी की पूरी खान। इस कहानी की सीख असल में हम सब पर लागू होती है। असली खजाना, चाहे वो सोना हो या हीरे, बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे खुद के भीतर है। बस हमें थोड़ा और गहरे जाने की हिम्मत करनी होगी। ये कहानी भीतरी खोज के इसी महत्व को बताती है। तो लकड़हारे की तरह और आगे जाने का लेखिका के लिए क्या मतलब था? अब हम कहानी से हटकर उनके निजी अनुभवों पर आते हैं, जहां ध्यान की गहराइयों में उन्हें अपना असली खजाना मिला। ये अनुभव इतना गहरा था कि उसने उनके होने के एहसास को ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कि वो इसे अपने शब्दों में कैसे बयां करती हैं। वो लिखती हैं कि उन्हें अपने आसपास की हर चीज का ऐसा एहसास हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अपना शरीर, अपनी धड़कन और कमरे का कोना कोना, हर चीज के प्रति वो पूरी तरह से सजग हो गईं। ये अनुभव और भी गहरा होता चला गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका शरीर अब उनका रहा ही नहीं। उनका चेहरा, उनकी आवाज, सब कुछ बदल गया था, जैसे वो कोई और ही बन गई हो। और इस बदलाव के शिखर पर उन्हें एक ऐसे प्रेम का एहसास हुआ जो शाश्वत था, बहुत पुराना सा। एक ऐसा प्यार जिसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि जैसे पूरे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में समेट लिया हो। तो एक विवादास्पद गुरु, एक रहस्यमयी कहानी और एक इतना गहरा आंतरिक अनुभव, इन सब का निचोड़ क्या है? लेखिका को इस यात्रा के अंत में आखिर कौन सा हीरा हाथ लगा? किताब के पहले अध्याय का शीर्षक ही सब कुछ कह देता है, मैं यहीं हूं। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है बल्कि उस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य है। ये उस अवस्था की बात करता है जहां अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता सब खत्म हो जाती है और इंसान सिर्फ और सिर्फ इसी पल में जीता है। तो अंत में जो खजाना मिला वो कोई बाहरी चीज नहीं थी बल्कि यहां होने का, यानी वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होने का गहरा एहसास था। यही उस लकड़हारे की कहानी और लेखिका की यात्रा का असली हीरा था। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हम भी उस लकड़हारे की तरह हिम्मत करके अपने मन के जंगल में थोड़ा और गहरे जाएं, तो खामोशी के उस एक पल में हमें कौन सा खजाना मिल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।